धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज 12 मई की कैबिनेट बैठक में होंगे अहम फैसले। सरकारी कर्मचारियों के बढ़ सकते हैं महंगाई भत्ते। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, दुनिया के साथ बैठकर ही करनी पड़ती है पर्यटन की बात। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान, कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए नहीं, इस गरीब व पिछड़े विकास के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसी बात कही। केदारनाथ धाम से श्रद्धालु आसानी से कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन। मंदिर परिसर में आईटीबीपी ने संभाला मोर्चा। चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों की डेली लिमिट बढ़ी। दर्शन की समय सीमा को 5 घंटे बढ़ाया गया। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। उत्तराखंड में गर्मी का दौर शुरू। पंतनगर व अल्मोड़ा में 3, नैनीताल में 2 डिग्री बढ़ा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है। आज देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं और आज कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, आज कैबिनेट की बैठक होनी है, कई बड़े अहम फैसले लिए जाने हैं। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ सकता है और महंगाई भत्ते पर कुछ अहम फैसले भी हो सकते हैं। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है आज और साथ ही कई मुद्दों पर भी विचार हो सकता है। ई वाहन पॉलिसी जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। 11 बजे से विश्वकर्मा बिल्डिंग में ये बैठक शुरू होनी है। तो देहरादून से कई जो बड़ी जानकारी है मैं आपको दे रही हूँ। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक होनी है और कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो महंगाई भत्ता बढ़ाने की महंगाई भत्ता भी बढ़ सकता है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक होनी है और कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ सकता है। तो देहरादून में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। महंगाई भत्ते पर कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। हिना हमारे साथ जुड़ी हुई है देहरादून से। हिना, आज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है, महंगाई भत्ते को लेकर के भी ये फैसले आ सकते हैं कैबिनेट की बैठक में। तो और क्या कुछ अहम रहने वाला है इस बैठक में? इस बार की तो ये है, सरकार बनने के बाद दूसरी जो है बैठक है कैबिनेट की और आज जो है कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। जिस तरीके से अगर बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार एक तरफ तो उन चंपावत उपचुनाव में भी बिजी हैं, लेकिन बावजूद इसके अपने जो शासकीय कार्य हैं उन पे भी पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। कल जो उन्होंने गुड गवर्नेंस की जो है बैठक ली और तमाम अधिकारियों को समझा कि किस तरीके से काम करना चाहिए और अच्छी जो है रणनीति बनाकर किस तरीके से पूरे राज्य भर को चलाया जा सकता है। वहीं अगर आज की बात करें तो आज सुबह 11 बजे जो है सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में बैठक होने वाली है, कैबिनेट बैठक होने वाली है। धामी कैबिनेट की बैठक होगी और मंत्री इसमें शामिल होंगे। कई तरह के प्रस्तावों पर जो है चर्चा की जाएगी और कुछ पर मोहर लग सकती है, जिससे कि महंगाई भत्ता जो कि डीए है और पिछले साल से लंबे वक्त से जो है कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनका जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ाया जाए और तमाम तरीके के यहाँ पर कई सारी जो है कर्मचारियों के जो संगठन है वो लगातार मांग कर रहे हैं और जो कर्मचारी हैं वो लगातार डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे। और अब यहाँ पर जिस तरीके से पहले भी चर्चा हुई थी कि हाँ डीए बढ़ाया जा सकता है, तो आज जो है महंगाई भत्ते को लेकर जो है 3% बढ़ाने की जो पहले से चर्चा हो रही है, तो उस पर आज मोहर लग सकते हैं। इसी के साथ ही जो है यहाँ पर आउटसोर्स कर्मी जो कि कोविड काल में लगाए गए थे सरकारी अस्पतालों में, लेकिन अब जो है यहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरीके से 31 मार्च को उनका जो है अनुबंध खत्म हो गया था और यहाँ पर लगातार वह मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सचिवालय कूच किया है, मुख्यमंत्री आवास कूच किया। जिस तरीके से उनका आंदोलन रहा है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर
उनकी नियुक्ति को जो है यहाँ पर नियुक्ति पर भी मोहर लग सकती है। जिस तरीके से जो स्वास्थ्य मंत्री जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी हाल ही में चंपावत के उपचुनाव होने हैं और ऐसे में कैबिनेट की बैठक भी उसी के थोड़े ही दिन पहले हो रही है, तो कितना अहम माना जा रहा है, कितना प्रभाव पड़ेगा ये चंपावत में जो उपचुनाव होने हैं पुष्कर सिंह धामी को लेकर के, क्योंकि ये बैठक भी उसी समय हो रही है जब चंपावत के उपचुनाव होने हैं। जी बिल्कुल वंदना, हमने सटीक प्रश्न पूछा है। और अगर बात करें चंपावत चुनाव की, तो आज जैसे कि चुनाव से पहले 31 मई को चुनाव होने हैं और आज अचानक से धामी कैबिनेट हो जाती है और कई ऐसे फैसले माना जा रहा है कि कई ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिसका सीधा असर यानी जिसका सीधा लाभ जो है चंपावत की जनता को भी होता हो, तभी वो एक अच्छा प्रभाव छोड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को जो है इसका फायदा पहुंचाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है चुनने में जो है मददगार साबित होगा और जनता जो है उन्हें पसंद करेगी। लेकिन वहीं अगर बात करें जो पहले से पिछले साल से पिछले कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे चल रहे हैं, उन पे कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है और कई सारे ऐसे फैसले हरिद्वार में पंचायत चुनाव जो है होने वाले हैं, तो इसके लिए जो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके जो है कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ ही जल जीवन मिशन एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो कि पेयजल को लेकर है, तो उसके जो पाइप के दामों के संशोधन पर जो है चर्चा हो सकती है। और इसी के साथ ही ई पॉलिसी जो है उस पर भी जो है मोहर लग सकती है। जिस तरीके से अगर बात करें वाहनों की, तो वाहन जो है इलेक्ट्रिकल वाहन की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जिस तरीके से धामी सरकार की तरफ से पहल की गई, कई ऐसे प्रोग्राम चलाए गए ताकि लोग जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है और वो काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते पर्यावरण को, लेकिन इससे बचने के लिए जो है बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं उन्हें काफी ज्यादा जो है इस्तेमाल किया जाए और इसके लिए जो है चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे, पॉलिसी लागू की जाएगी और काफी ज्यादा जिस तरीके से चार्जिंग में जो बिजली दरें होती है जिनके पास इलेक्ट्रिकल वाहन है तो उन्हें छूट दी जाती है, तो कहीं ना कहीं रिवायत देने की तैयारी भी आज उन्हें हो सकती है और कई तरह के अहम फैसले यहाँ पर धामी कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। हिना, ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये बेहद ही अहम कदम है पुष्कर सिंह धामी का, लेकिन जिस तरह से बिजली संकट से हम सभी दो चार हो रहे हैं, तो बिजली संकट से दो चार होने के बावजूद भी ई जो वाहन है उनको बढ़ावा देना भी कहीं तक ठीक है, लेकिन पर्यावरण को भी संरक्षण करने के लिए भी ठीक है, लेकिन बिजली संकट से कैसे निपटेंगे? क्योंकि जब अगर ई वाहन चलेंगे तो हम चार्जिंग तो बिजली से ही करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले ही बिजली संकट को दूर करने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो बिजली सचिव है, ऊर्जा सचिव है, उनसे बैठक की थी और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि लगातार जो है बिजली कटौती की यहाँ पर समस्या सामने आ रही है और काफी ज्यादा लोग जो है परेशान हैं, तो ऐसे में आप ध्यान रखें। और उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में जो है ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं वंदना, ये पूरे देश भर का जो है संकट है बिजली का जिससे देश भर जूझ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोयला संकट आ गया है और कोल जो है नहीं मिल रहा है और काफी ज्यादा महंगा मिल रहा है, तो ऐसे में जो है सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, हालांकि उत्तराखंड में संभावनाएं हैं ऊर्जा को उत्पादित करने की, कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। लखवाड़ परियोजना के तहत जो है यहाँ पर व्यासी बांध जैसे कि व्यासी बांध बनाया गया और वहां से कई परिवारों को जो है पूरा जो गांव था वह वहां पर जो है लाहौरी गांव पूरा उसमें जलमग्न हो गया और ऐसे ही कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चलाए जा रहे हैं ताकि बिजली के संकट को दूर किया जा सके। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि किस तरीके से एक तरफ तो बिजली संकट चुनौती बन गया है धामी सरकार की, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल चीजों को वो बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मुहिम छेड़ रहे हैं, तो किस तरीके से जो है इन दोनों जो है हालातों के बीच जो है तालमेल बैठ पाता है। जी हिना, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जब कोरोना का दौरान चल रहा था, कोरोना का दौर चल रहा था, उस समय जो अस्पतालों में सेवा दे रहे थे उन्हें उन कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया था, जिसको लेकर के वो प्रदर्शन भी कर रहे थे सड़कों पर आकर के, तो अब उनको लेकर के भी पुष्कर सिंह धामी अहम फैसला लेने वाले हैं और सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी फैसला लेने वाले हैं, तो किस तरह का माहौल उनमें देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वैसे तो वंदना मैं आपको बता दूं कि ये कैबिनेट में ऐसा लग रहा है कि हाँ इस पर जो है मोहर लग सकती है। जिस तरीके से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कई प्रदर्शनकारी जो है उनकी पुलिस से भी झड़प हुई थी और
कई तो जख्मी हो गए थे। तो ऐसे में विपक्ष ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। हालांकि कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री अगर की बात करें तो जो हरीश रावत है वो भी मिलने गए थे और प्रदेश अध्यक्ष का भी समर्थन मिला उन्हें। जिस तरीके से विपक्ष जो है यहाँ पर लगातार उनके सहारे जो है भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उनका मुंह बंद करने के लिए यहाँ पर धामी कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है और उनकी नियुक्ति की जा सकती है। हालांकि यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर जो है यहाँ पर उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी और 1.5 महीना जो है बीत चुका है और अभी तक कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है जिसमें कोविड काल में काम करने वाले उन स्वास्थ्य कर्मियों को एक बार फिर से नौकरी पर रखा जाए, जिन्होंने अपने कई सारे, हमने जिस तरीके से उन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कई ऐसे परिवार भी रहे हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया है उस स्वास्थ्य कर्मी के रूप में और कई ऐसे स्वास्थ्य कर्मी रहे हैं जिन्होंने संक्रमित होने पर बिल्कुल ना, ये बड़ा सवाल हो जाता है कि जब उन्होंने कोरोना के जो इतना विकट स्थिति थी, विकट समय था, तब उन्होंने सेवा दी और जब उन्हें जरूरत है तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसे में जब कैबिनेट के फैसले लिए जाएंगे और इनको मद्देनजर ये फैसले लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको भी खुशी मिलेगी ही। और पूरी जानकारी देने के लिए हिना आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर आज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। खबर देहरादून से है जहां पर चंपावत विधानसभा पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा के प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी ने अपना नामांकन कर दिया है और 31 मई को चंपावत में उपचुनाव को लेकर मतदान किया जाएगा। चंपावत में जीत को लेकर भाजपा सुनिश्चित दिखाई दे रही है और भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथुला का कहना है कि लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने जिस प्रकार से प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार एक बार फिर से सारे इतिहास बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से इस देश के अंदर सत्ता में वापस लेके आई है, मैं ये कह सकता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी बहुत बड़ी प्रचंड जीत के साथ, बहुत बड़े अंतर के साथ चंपावत चुनाव जीतने जा रहे हैं। खबर देहरादून से है जहां पर हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और वहीं अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है और हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क को लेकर स्वीकृति भी मांगी है। खबर देहरादून से है जहां पर चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मला घर ने थोड़ा अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और उपचुनाव की तैयारियां दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही हैं। उपचुनाव की तैयारियों के बीच 2 दिन पहले कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी और चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है। हालांकि विवाद बढ़ता देख इस नोडल अधिकारी की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस इस मामले को लेकर एक बार फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है। उत्तराखंड में शुरू हुई चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अपने रिकॉर्ड स्तर पर है और दिन पर दिन श्रद्धालुओं की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यात्रा के दौरान हुई 20 लोगों की मौत ने सरकार के सभी दावों की पोल खोल दी है और इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है और पीएमओ ने 20 लोगों की मौत पर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज अपने 4 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं और जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चकराता सीट से विधायक प्रीतम सिंह ने चार धाम में 20 श्रद्धालुओं की मौत और यात्रा की खराब व्यवस्थाओं को लेकर पर्यटन मंत्री के ऊपर तंज कसा है। प्रदेश में चूंकि चुनाव चल रहा है चंपावत का, सारी अफसरशाही जो है सरकार के सामने नतमस्तक कहिए या प्रभावहीन है।
अभी परसों नोडल अधिकारी की जब यहाँ पे इन्होंने उनको ऑर्डर करके भेजा तो दसौरी जी ने ठीक कहा कि आपने उनको तो हटा दिया, लेकिन जिन व्यक्ति ने वो ऑर्डर किए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। अब आप दुपट्टा पहन के भी प्रदेश को दिखाना चाहते हैं कि ना आप संविधान को मानेंगे ना आचार संहिता को मानेंगे। तो हम अब दिल्ली जाएंगे चुनाव आयोग के पास केंद्रीय, और वहाँ पर भी मांग करेंगे कि जिन लोगों ने उनकी ड्यूटी लगाई थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की। अगर मुख्यमंत्री कार्यालय से घोषणा हुई है या ऑर्डर जारी हुए हैं तो फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनका चुनाव निरस्त किया जाना चाहिए। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मात्र 6 दिन में ही 1,13,000 यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। तो यात्रियों को बाबा केदार के दर्शन करने में कोई परेशानी ना हो और इसके लिए रात के समय मंदिर खुलने का समय बढ़ा दिया गया है और अब सायकालीन आरती के बाद भी रात 10 बजे तक बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त। और इसके साथ ही भक्तों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए भक्तों को सोनप्रयाग, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, भाटा और रुद्रप्रयाग आदि स्थानों पर रोका जा रहा है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर विकास नगर से है, जहां पर सुगंध पौधा केंद्र सेलाकाई के वैज्ञानिकों की गहन शोध के बाद अब भंगजीरा का उपयोग दवाइयों के रूप में कर सकेगा और जिससे न केवल पहाड़ी राज्य में उत्तराखंड में उगने वाले इस पौधे की भरपूर पैदावार देखने को मिलेगी, बल्कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। और दरअसल सुगंध पौधा केंद्र सेलाकोई पहुंचे सूबे के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में भंगजीरा का नकदी फसल के रूप में शुभारंभ किया और कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पंडित, सुगंध पौधा केंद्र वैज्ञानिक और कई औद्योगिक इकाइयों के संचालकों के साथ कृषक भी मौजूद रहे। और इस दौरान काबीना मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और जिस ओर वैज्ञानिक तरीकों को लेकर अपनाकर पलायन को रोका जा सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस ओर व्यापक कदम उठा रही है, जिसके चलते पहले चरण में स्वैच्छिक चकबंदी लागू होगी, फिर चकबंदी लागू की जाएगी। आज हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कि हम सही प्लांटेशन करें, सही दोहन करें, वैज्ञानिक तरह से इस काम को हम करें तो पलायन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के अंदर है, हम उसको रोक सकते हैं। क्योंकि आज अगर हमारा नौजवान रोजी रोटी की तलाश में बाहर जा रहा है, उसका कारण है कि उसको यहाँ पर संभावना नहीं दिखाई देती। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि हम चकबंदी लागू करें। खबर हरिद्वार से है, जहां पर पहाड़ों के देवता के रूप में जाने वाली विश्वनाथ जगदीश सीला डोली पहाड़ों से उतर मां गंगा का स्नान करने धर्म नगरी हरिद्वार के पौराणिक स्थल हर की पैड़ी पहुंची और डोली की अगुवाई उत्तराखंड के पूर्व मंत्री प्रसाद नैतानी कर रहे हैं। और ढोल नगाड़ों की थाप पर सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ बाबा की डोली का हर की पैड़ी पर जोरदार स्वागत किया गया और पूरे विधि विधान के साथ बाबा को मां गंगा में स्नान और पूजन किया गया। और इस मौके पर
गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और इस यात्रा को करने का उद्देश्य विश्व शांति संस्कृति को जीवित और रखना और इसके साथ ही प्रदेश में विकास को गति देना और उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में मिली पहचान को यथार्थ रूप प्रदान करना है। आज डोली आई है यहाँ पर, डोली आई है यहाँ पर, क्या करिए आपने, क्या करा? हमारे मंत्री जी को 23 साल हो गए और मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि जिन्होंने हमारे को भी प्रेरणा दी और मंत्री जी का मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब यहाँ पर पहुँच करके और जन कल्याण की भावना से, विश्व की शांति की भावना से यहाँ पूजा हुई है देव डोलियों की। सारे देश में, पूरे विश्व में सुख शांति हो। विश्वनाथ जगदीश शिला डोली इस वर्ष 23वें वर्ष में ये पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पर निकली है और प्रतिवर्ष इसकी यात्रा चलती है विश्व शांति की कामना के लिए, देव संस्कृति की रक्षा के लिए और 4 धाम के साथ साथ 1000 धाम उत्तराखंड में स्थापित हों, संस्कृत भाषा का उन्नयन हो। इस तरीके से इस डोली का जो भ्रमण कार्यक्रम है ये पूरा 30 दिन का है। पूरे उत्तराखंड में 165 देवालयों में 10,500 किलोमीटर की दूरी तय करके इस डोली बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला ने भ्रमण करना है। खबर पौड़ी से है, जहां पर देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पुष्पा गैंग के 7 सदस्यों को चोरी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है और गैंग के पास से पुलिस को 8 लाख की लागत के 48 क्रैश बैरियर मिले हैं और साथ में 2 लग्जरी गाड़ियां भी इनसे बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों ने एक पश्चिम बंगाल का और बाकी के 6 आरोपी यूपी के बताए जा रहे हैं। 12 बजे करीब जब हमारी गश्त पार्टी निकलती है तो गश्त पार्टी को सूचना प्राप्त हुई कुछ बाहर के लोग हैं, वो संदिग्ध लोग घूम रहे हैं और जो सड़क किनारे क्रैश बैरियर होते हैं, लोहे के जो गहरे गटर होते हैं और क्रैश बैरियर होते हैं, उसको जो है चोरी करने की फिराक में। तो इस सूचना पर थाने में सूचना आई थी तो हमारे थाने से टीम गई और चौकी दुर्घटना से टीम गई। मौके पे जाके हमने देखा तो वहाँ पे 7 लोग गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहस्त्रधारा रोड के चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों के प्रस्तावित कटान मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने पेड़ों के कटान पर रोक लगाते हुए सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 जून की तिथि को नियत किया है और देहरादून निवासी और समाजसेवी आशीष गर्ग ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि देहरादून जोगीवाला से खिरसाली चौक होते हुए सहस्त्रधारा मार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए 2057 पेड़ों का कटान किया जाना है। देहरादून घाटी और शहर पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है और हर जगह हीट वायुलैंड विकसित हो रहा है और इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। तो एक और सहस्त्रधारा अपने शीतल जल और पर्यावरण के लिए जाना जाता है, दूसरी ओर इस प्रस्तावित कटान से पूरा सहस्त्रधारा तक का रास्ता बिल्कुल उजड़ जाएगा और बंजर हो जाएगा। देखिए, आशीष कुमार गर्ग जो देहरादून के एक निवासी हैं और इको ग्रुप सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यह जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सहस्त्रधारा रोड का जो क्षेत्र है और विशेष तौर पर जोगीवाला से लेकर किरसाली चौक तक सहस्त्रधारा जो जाता है रास्ता, मसूरी को देहरादून से जोड़ने के लिए, तेज़ करने के लिए सरकार की ओर से एक प्लान जो प्रस्तावित है, जिस पर बहुत जल्दी काम भी शुरू होने वाला था, वह यह है कि लगभग 2057 ट्रीज़ जो कि हरे भरे पेड़ हैं, जिसमें पीपल है, जामुन है, आम है, तुन है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं पेड़ों की, उनका कटान प्रस्तावित था और केवल इससे सड़क चौड़ी होती। लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से माननीय उच्च न्यायालय को आज अवगत कराया गया कि इन पेड़ों के कटान से जो जलवायु परिवर्तन है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, साथ साथ हीट आइलैंड्स पूरे देहरादून शहर में विकसित हो रहे हैं। ये पूरा वाटरशेड है सौंग नदी का और सहस्त्रधारा जो 1000 धाराओं का एक क्षेत्र माना जाता है, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी पर भी इसका एक दुष्प्रभाव पड़ेगा। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और इस प्रस्तावित कटान पर रोक लगा दी है और मामले की अगली सुनवाई 8 जून 2022 को चिन्हित की गई है।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।